कल्पना कीजिए एक बहुत ही खूबसूरत आलीशान महल की। हाँ सब कुछ परफेक्ट है, दीवारें मजबूत दिखती है। हाँ, एकदम सुरक्षित। बिल्कुल। हाँ और अंदर रहने वालों को लगता है कि उनसे ज्यादा सुरक्षित कोई नहीं है। और फिर अचानक एक दिन एक छोटी सी खरोच से ये सच्चाई सामने आती है कि उस शानदार महल की पूरी नींव, मतलब उसका पूरा बेसिक कार्डबोर्ड का बना है। बाप रे। हाँ, एक हल्की सी बारिश, एक तेज हवा का झोंका और सब कुछ नीचे। ये एक बहुत ही सटीक और थोड़ी भयानक तस्वीर है, क्योंकि मनोवैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो हम इंसान हमेशा ये मानना चाहते हैं कि हमारी जो सबसे सुरक्षित जगह हैं, हाँ, है ना? हाँ, बिल्कुल। खास तौर पे हमारा परिवार, हाँ, वो हमेशा वैसा ही रहेगा जैसा हम उसे देखते हैं। हाँ, ये एक गहरी मानसिक जरूरत है हमारी, हाँ। ताकि हम बाहरी दुनिया का सामना कर सकें। जब वो नींव हिलती है ना, हाँ। तो इंसान का पूरा वजूद हिल जाता है, से कहा आपने। और बिल्कुल यही वो बिंदु है जहां से आज की हमारी ये डीप टाइप चर्चा शुरू होती है। आज हम अना हुआंग की कहानी ऑल आई नेवर वांटेड के दूसरे हिस्से का गहराई से विश्लेषण करने वाले हैं। अध्याय 12 से आगे का हिस्सा है ना? हाँ, अध्याय 12 से लेकर अंत तक। और हमारे पास जो स्रोत और नोट्स हैं वो बताते हैं कि ये सफ़र अब कोई साधारण हाई स्कूल ड्रामा नहीं रह जाता। बिल्कुल नहीं। ये अपनी पुरानी व्यंग्यात्मक दुनिया से निकलकर सीधे पारिवारिक धोखे, खतरनाक अपहरण और मतलब गहरे भावनात्मक संघर्षों की एक जटिल दुनिया में चला जाता है। और आज का हमारा मिशन यही है कि हम ये डिकोड करें कि कैसे असीमित दौलत और सत्ता जैसी जो बाहरी ताकतें हैं वो किरदारों के सबसे निजी और असुरक्षित हिस्सों को तोड़ मरोड़ देती हैं। तो आइए इस कार्डबोर्ड के महल को ढालते हुए करीब से देखते हैं। अध्याय 12 की शुरुआत ही एक बहुत गहरे झटके से होती है। माया, जो अब तक खुद को वलेस्किया के अमीर और दिखावटी माहौल से अलग मानती थी। हाँ, उसे लगता था वो उनसे नैतिक रूप से बेहतर है। सही कहा। वो अचानक अपने पिता को मासा नाम के एक बेहद महंगे रेस्टोरेंट में देखती है। और वो अकेले नहीं थे, वो एक औरत के साथ थे जिसका नाम था लेक्सी। ये तो बहुत बड़ा धोखा था। सिर्फ धोखा नहीं, मतलब ये माया के पूरे विश्व दृष्टिकोण का टूटना है। और सबसे भयानक हिस्सा तो ये है कि उसके पिता अपनी गलती मानते हैं और माया से भीख मांगते हैं कि वो अपनी माँ को ये बात ना बताए। बाप रे, एक बच्ची पर कितना बड़ा बोझ डाल दिया। वही तो। और फिर इस तनाव को छुपाने के लिए उसके पिता माया और उसकी माँ को नैपा वैली के एक स्पा में भेज देते हैं। और इसी दौरान एड्रियाना एक तरह से माया की बेबी सिटर बनकर आगे आती है। देखिए, ये घटना सिर्फ एक पारिवारिक ड्रामा नहीं है। माया के लिए ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। अगर हम माया के डिफेंस मैकेनिज्म को समझें तो वलेस्का जैसे शहर में जहां सबके पास अंधा पैसा है, माया का इकलौता रक्षा कवच उसका यही विश्वास था कि उसका परिवार सच्चा है। हाँ, कि उसका परिवार सच्चा है, ईमानदार है और इन अमीरों की सड़ी हुई नैतिकता से बहुत दूर है। जब वो भ्रम टूटता है ना, तो माया भावनात्मक रूप से पूरी तरह अनाथ महसूस करती है। ये सच में दिलचस्प है। मतलब उसका जो एक सेफ स्पेस था वो खत्म हो गया। और मैं सोच रही थी कि जब इंसान का सेफ स्पेस खत्म होता है तो वो अक्सर सबसे खतरनाक जगहों पर पनाह ढूंढता है। एकदम सटीक बात कही आपने। पिता का ये धोखा उसे उसी अंधेरी दुनिया की ओर ढकेल देता है जिससे वो अब तक भाग रही थी। वो अनजाने में साइंस और खास तौर पर रोमन के करीब जाने के लिए मजबूर हो जाती है, क्योंकि अब वो नैतिकता वाली बात ही नहीं रही। बिल्कुल। अब वालेस्का के उन बिगड़े और ताकतवर लोगों से दूरी बनाए रखने का उसके पास कोई ठोस कारण बचा ही नहीं था। उसका ये अकेलापन उसे उस समूह के प्रति और भी ज्यादा सेंसिटिव बना देता है। और वहीं से कहानी में एक नया और खतरनाक खेल शुरू होता है। ईर्ष्या और गलतफहमियों का खेल। ओह हाँ, ये हिस्सा तो बहुत क्रेजी है ना? हाँ। परिवार से मिले धोखे के बाद माया का ध्यान भटकता है। वो पार्कर के साथ झूठी डेटिंग का नाटक शुरू करती है और एड्रियाना और पार्कर मिलकर जानबूझकर रोमन को चिढ़ाने के लिए माया के मतलब इस झूठे रिश्ते को आगे बढ़ाने की बातें करते हैं। हाँ, वो लिंजरे वगैरह खरीदने की बातें। बिल्कुल। वो सब जानबूझकर उसके सामने करते ताकि रोमन भड़के। और इसके जवाब में होम कमिंग डांस के दौरान रोमन क्या करता है? वो जानबूझकर सोलेंज नाम की एक बेहद खूबसूरत मॉडल को अपने साथ लाता है, जिसे देखकर माया टूट जाती है। हाँ, वो इतनी आहत होती है कि रोते हुए बाहर भाग जाती है। मतलब क्या चल रहा है ये सब? देखिए, इसके पीछे का मनोविज्ञान थोड़ा जटिल है। ये एक क्लासिक उदाहरण है कि जब इतनी दौलत और
ताकत वाले लोगों को कोई इमोशनल चैलेंज मिलता है तो वो कैसे रिएक्ट करते हैं। रोमन एक ऐसा लड़का है जिसने अपनी पूरी जिंदगी में शायद ही कभी ना शब्द सुना हो। हमेशा जो मांगा वो मिला उसको। वही तो, उसके पास इतना पैसा है कि दुनिया की हर चीज उसके लिए बस एक सौदा है। पर जब बात माया की आती है तो वो उसकी भावनाओं को खरीद नहीं सकता। ये उसके लिए एक बहुत ही नया और डरावना अनुभव है। तो वो समझ नहीं पाता कि करे क्या। हाँ, उसे समझ नहीं आता कि अपनी वल्नरेबिलिटी, अपनी कमजोरी को कैसे दिखाए। इसलिए वो अपना सबसे जाना पहचाना हथियार चुनता है, ईर्ष्या और कंट्रोल। पर मुझे यहाँ थोड़ा रुककर एक सवाल उठाने दीजिए। हाँ बिल्कुल, पूछिए। क्या ये सारा ईर्ष्या का खेल, दूसरे इंसान को जानबूझकर ठेस पहुंचाना, उसे रुलाना, क्या ये महज टॉक्सिक टीनेज बर्ताव नहीं है? किस संदर्भ में आप कह रही हैं? मतलब जब कहानी हवाई शिफ्ट होती है, जहां पेरी जुड़वा भाई बहनों का जन्मदिन मनाया जा रहा है, वहां कार्लो एक अजीब सा फेज 1 सडक्शन प्लान बनाता है और इसके तहत माया एक कार्निवाल में ओलिवर नाम के लड़के को चूमती है। ओ, वो कार्निवाल वाला सीन। हाँ, और इसके जवाब में गुस्से से भरा रोमन ओलिवर को मुक्का मारता है, लेकिन वो मुक्का गलती से माया को लग जाता है और वो बेहोश हो जाती है। जब मैं ये पढ़ रही थी तो मुझे लगा कि क्या ये किरदार सच में एक दूसरे की परवाह करते हैं या सिर्फ अपने ईगो को संतुष्ट करने के लिए एक दूसरे की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं? ये सवाल उठना बहुत ही स्वाभाविक है। सतह से देखने पर बिना किसी शक के ये एक टॉक्सिक बर्ताव ही लगता है। लेकिन अगर हम थोड़ा और गहराई में जाएं तो ये टॉक्सिक व्यवहार दरअसल उनकी गहरी असुरक्षाओं का पर्दा है। कैसे? रोमन का गुस्सा सिर्फ उसके ईगो पर लगी चोट नहीं है, ये अपना कंट्रोल पूरी तरह से खो देने का डर है। माया को गलती से लगने वाला वो मुक्का एक बहुत ही शक्तिशाली मेटाफॉर यानी रूपक है। अच्छा, मतलब फिजिकल चोट से ज्यादा कुछ और है। बिल्कुल, ये दर्शाता है कि कैसे रोमन का अनियंत्रित गुस्सा, उसका अहंकार और बातचीत करने की उसकी अक्षमता आखिरकार उसी इंसान को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है जिसे वो सबसे ज्यादा सुरक्षित रखना चाहता है। ओह वाओ, ये तो बहुत डीप है। हाँ, उनका प्यार सीधा और सरल इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि उनके पास सामान्य मानवीय संवाद, मतलब सिंपल कम्युनिकेशन का कोई अनुभव ही नहीं है। ये रूपक सच में बहुत सटीक है, अपने ही बचाव के तरीकों से अपनों को ही घायल कर देना। पर एक दिलचस्प बात यह है कि इस भारी तनाव और ड्रामे के बीच कहानी हमें एक बहुत ही शानदार कॉमेडी का पल भी देती है। आप मिकी की बात करिए ना? हाँ, मिकी नाम का वो छोटा सा पिल्ला। वो पिल्ला रोमन के बेहद महंगे कस्टम मेड अरमानी जूतों पर पेशाब कर देता है। ये बहुत ही मजेदार पल था, है ना? एक तरफ इतना भारी भावनात्मक बावंडर चल रहा है और दूसरी तरफ एक बेपरवाह पिल्ला उस इंसान के जूतों को खराब कर रहा है जिसे पूरी दुनिया में सबसे ताकतवर और खौफनाक माना जाता है। मुझे ये कंट्रास्ट बहुत पसंद आया। और पता है, मिकी की वो घटना सिर्फ कॉमेडी के लिए नहीं डाली गई है, इसका एक गहरा अर्थ है कहानी में। वो छोटा सा पिल्ला एक तरह से इस बात की याद दिलाता है कि आप कितने भी अमीर क्यों ना हो, आपके पास कितनी भी ताकत क्यों ना हो, कुछ चीजें आपके बस में नहीं होती। बिल्कुल, जिंदगी के कुछ साधारण, बेतरतीब और प्राकृतिक पहलू हमेशा आपके नियंत्रण से बाहर ही रहते हैं। रोमन अरमानी जूते खरीद सकता है, लेकिन वो उस पिल्ले की प्राकृतिक आदत और ये सबसे जरूरी है, माया की सच्ची भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर सकता। ये सत्ता की सीमाओं का एक खूबसूरत चित्र है। क्या बात है, कंट्रोल का भ्रम यहाँ भी टूटता है। तो हवाई के इस भयानक ड्रामे और एड्रियाना की कड़ी फटकार के बाद चीजें थोड़ी बदलती हैं। रोमन आखिरकार अपनी भावनाओं के सामने झुकता है। वो माया के पास जाता है। हाँ, और एक बहुत ही अजीब पुराने जमाने के शब्द का इस्तेमाल करते हुए कहता है कि वो उसे कोट करना चाहता है। कोट करना? हाँ, जैसे पुराने नाटकों में होता था। सही में। और माया, जो अब तक इतनी आहत हो चुकी है, हैरान होकर पहले तो उसे थप्पड़ मारती है और फिर उसे चूम लेती है। ये एक परफेक्ट रोमांटिक पल लगता है जहां लगता है कि अब सब ठीक हो जाएगा। पर हमें पता है कि ऐसा नहीं होता। वही तो, यहाँ कहानी पूरी तरह से पलट जाती है। जेम्स, जिसे माया अपना एक अच्छा और सुरक्षित दोस्त मानती थी, अचानक माया का अपहरण कर लेता है। ये कहानी का सबसे बड़ा शौक था। मुझे भी। ये तो बिल्कुल ऐसा हो गया कि हम एक हल्की फुल्की 3 रोम-कॉम देख रहे थे और इंटरवल के बाद अचानक कोई डार्क साइकोलॉजिकल थ्रिलर शुरू हो गई। मैं तो सोच रही थी कि एक हाई स्कूल का लड़का इतना खतरनाक कॉर्पोरेट और क्रिमिनल जाल कैसे बुन सकता है। यही वो बिंदु है जहां वलेस्का की असली खौफनाक सच्चाई सामने आती है। अब तक जो कुछ भी हो रहा था वो किरदारों के आपसी रिश्तों और ईगो तक सीमित था,
लेकिन जेम्स का ये कदम कहानी को एक बहुत बड़े फलक पर ले जाता है। बहुत ही बड़े। यहाँ कहानी का सबसे बड़ा खुलासा होता है। जेम्स ने ही लेक्सी को माया के पिता की कंपनी में इंटर्न के रूप में भेजा था। वेट, क्या? यानी वो सब पहले से प्लान था, पिता का अफेयर और वो सब? बिल्कुल, ताकि वो उनके परिवार को अंदर से बर्बाद कर सके। लेकिन उसका लक्ष्य कभी भी माया का परिवार नहीं था। जेम्स का असली मकसद साइंस और विशेषकर कालो के भाई रिको से अपने चचेरे भाई की मौत का बदला लेना था। तो माया उसमें कैसे आई? रिको का पुराना गैंग कनेक्शन था और उस पुरानी दुश्मनी में जेम्स के परिवार ने बहुत कुछ खोया था। माया बस उसके रास्ते का एक जरिया थी। ये खुलासा सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। मतलब माया के पिता का वो धोखा, जिसकी वजह से माया की पूरी दुनिया उजड़ गई, वो कोई इत्तेफाक नहीं था। नहीं, वो एक सोची समझी साजिश का हिस्सा था। और माया इसमें सिर्फ एक मोहरा थी, एक कोलैटरल डैमेज। जेम्स माया से साफ साफ कहता है कि अगर वो साइंस के करीब नहीं आती, अगर वो रोमन और पार्कर के साथ नहीं जुड़ती, तो उसे कभी निशाना नहीं बनाया जाता। बिल्कुल। और ये हमें उस मुख्य विषय पर वापस लाता है जिसकी हमने शुरुआत में बात की थी, बाहरी ताकतों का प्रभाव। ये घटना ये सोचने पर मजबूर करती है कि वलेस्का में दौलत और शक्ति के खेल में कोई भी मासूम नहीं है। कोई भी नहीं। जब आप उस सत्ता के करीब जाते हैं तो आपको केवल उसके फायदे नहीं मिलते हैं, है ना? आपको उसकी कीमत भी चुकानी पड़ती है। साइंस की दुनिया में प्रवेश करने का मतलब सिर्फ प्राइवेट जेट, महंगे कपड़े और पार्टियां नहीं है। खतरे भी बहुत हैं। वही इसका मतलब है उन सारे पुराने दुश्मनों, खून खराबे और साजिशों को भी अपने जीवन में न्योता देना जो शक्ति के साथ विरासत में मिलते हैं। माया को इस क्रूर सच्चाई का सामना करना पड़ता है कि सत्ता के दायरे के पास खड़ा होना ही अपने आप में एक जानलेवा खतरा है। ये सच में एक बहुत ही डरावना सच है। और इसके बाद आता है बचाव का हिस्सा। माया जेम्स के चंगुल में है और रोमन और रिको मिलकर उसे बचाने पहुंचते हैं। ये एक बेहद तनावपूर्ण स्थिति है, बिल्कुल जिंदगी और मौत का सवाल है। और वहां भी उनका बर्ताव देखिए। हाँ, इस भयंकर माहौल में भी रिको अपनी आदत से बाज नहीं आता। वो रोमन को चिढ़ाता है कि माया अब रोमन को नहीं बल्कि उसे यानी रिको को चाहती है, और रोमन अपने ठेठ अनियंत्रित अंदाज में रिको को वही मुक्का मार देता है। इस जानलेवा खतरे के बीच भी उनका ये ईगो क्लैश चल रहा है। बिल्कुल, जो उनके बारे में बहुत कुछ कहता है। लेकिन अंत में जब धूल बैठती है और सब कुछ शांत होता है, तब रोमन का एक नया रूप सामने आता है। वो पहली बार बिना किसी अहंकार के, बिना किसी शर्त के अपनी भावनाओं का साफ इजहार करता है। वो सीधे तौर पर कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। रोमन का वो इजहार कहानी के सबसे महत्वपूर्ण क्षणों में से एक है। क्यों? क्योंकि ये उसके किरदार का अंतिम विकास है। जिस इंसान ने हमेशा ईर्ष्या, पैसे और कंट्रोल को अपनी ढाल बनाया था, वो आखिरकार उस ढाल को नीचे रख देता है। जेम्स के उस अपहरण ने रोमन को ये एहसास दिला दिया है कि उसकी दौलत माया को बचा नहीं सकती थी। उल्टा उसी की दुनिया ने माया को खतरे में डाला था। सही कहा। ये एहसास उसके अहंकार को तोड़ देता है और वो आखिरकार अपनी वल्नरेबिलिटी को पूरी तरह से स्वीकार कर लेता है। लेकिन यहाँ मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ, जो शायद हर उस इंसान के दिमाग में आएगा जो इस सॉस मटेरियल को ध्यान से पढ़ रहा है। पूछिए। जब नए साल की पूर्व संध्या आती है तो माया अपने पिता को उनके उस भयानक धोखे और बेवफाई के लिए माफ कर देती है, और वो रोमन के साथ अपनी सालगिरह भी मनाती है। हाँ। तो इतने भारी ड्रामे के बाद, चाहे वो पिता का साजिश में फंसना और परिवार को तोड़ना हो, या रोमन का शुरुआती इतना बुरा, ईर्ष्यालु और कंट्रोल करने वाला व्यवहार हो, क्या माफी इतनी आसानी से मिल जानी चाहिए थी? मुझे लगता है, क्या माया ने बहुत जल्दी हार मान ली? क्या उसने उस टॉक्सिक दुनिया के सामने घुटने टेक दिए? ये बहुत ही विचारणीय सवाल है और काफी लोग इस पर बहस कर सकते हैं। अगर हम इसे सिर्फ सतह से देखें तो ऐसा लग सकता है कि उसने बहुत आसानी से हार मान ली। लेकिन अगर हम माया की पूरी मनोवैज्ञानिक यात्रा पर गौर करें तो माफी उसकी कमजोरी नहीं है। तो फिर क्या है? ये उसकी चरम परिपक्वता और ग्रोथ का प्रतीक है। उसने उन सभी घटनाओं, चाहे वो धोखा हो, अपहरण हो या खतरा, के बाद ये समझ लिया है कि दुनिया में कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। कोई आइडियल नहीं है। हाँ, उसके पिता भी नहीं, जो एक कमजोर पल में एक सोची समझी साजिश का शिकार हो गए, और रोमन भी नहीं, जिसने अपनी गहरी असुरक्षाओं के कारण बार बार गलतियां की। यानी वो अब ये समझ गई है कि वो जो कार्डबोर्ड का महल था जिसके बारे में हमने पहले बात की थी, वो कभी था ही नहीं। असल दुनिया वैसी नहीं होती। एकदम सही पकड़ा आपने। प्यार, चाहे वो पारिवारिक हो या रोमांटिक, केवल अच्छे पलों का नाम नहीं है।
ये गलतियों को स्वीकार करने, उनके परिणामों को भुगतने और फिर अतीत के उस भारी बोझ को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने का नाम है। ये तो बहुत गहरा है। हाँ, माया का माफ करना दरअसल इस बात का सबूत है कि वो उन कड़वी यादों और उस ट्रॉमा को अपने भविष्य पर हावी नहीं होने देना चाहती। वो माफ करके खुद को आजाद कर रही है, न कि किसी के सामने झुक रही है। ये नजरिया बहुत ही सशक्त है। माफी दूसरों के लिए नहीं, खुद की आज़ादी के लिए है। और ये खूबसूरत आज़ादी हमें कहानी के बिल्कुल अंत यानी एपिलॉग पर ले आती है, जो इन सब घटनाओं के 6 महीने बाद का समय दिखाता है। हाँ, वो एयरपोर्ट वाला सीन। बिल्कुल। माया और रोमन पेरिस जा रहे हैं और उन्हें विदा करने के लिए पूरा समूह हवाई अड्डे पर इकट्ठा होता है। पार्कर अपने हमेशा वाले अजीब अंदाज में उन्हें मजाक में ग्लो इन द डार्क कॉन्डम्स देता है। उसका कैरेक्टर कभी नहीं बदलता है ना? एड्रियना और पार्कर अब साथ है। कार्लो एक गैप ईयर के लिए ऑस्ट्रेलिया जा रहा है और वेनिस अभी भी हवाई अड्डे पर एक पिल्ले को देखकर उतनी ही उत्साहित हो जाती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जब हम इस समूह को एक साथ देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ये अब एक बहुत ही अजीब लेकिन पूरी तरह से अटूट डिसफंक्शनल फैमिली बन चुका है। देखिए, ये एपिलॉग कहानी के कोर विषय को बहुत अच्छी तरह से समेटता है। ये स्थापित करता है कि भले ही इस समूह की शुरुआत एक दूसरे को नीचा दिखाना, ईगो के टकराव और साथी दिखावे से हुई थी। हाँ, बहुत टॉक्सिक शुरुआत थी। बिल्कुल, लेकिन मुश्किलों, धोखे और जानलेवा परिस्थितियों ने उन्हें एक ऐसे धागे में पिरो दिया है जो अब टूट नहीं सकता। वो अभी भी परफेक्ट नहीं हैं, वो अभी भी अजीब मजाक करते हैं, बहस करते हैं, लेकिन उनके बीच की जो वफादारी है वो अब उन पुराने ट्रॉमा से गुजरने के बाद बहुत गहरी हो चुकी है। एक साझा दर्द है उनके बीच। सही कहा, ये एक साझा दर्द से उपजा हुआ रिश्ता है। पूरे घटनाक्रम को अगर हम एक धागे में बांधें तो ये कहानी एक ऐसी लड़की की यात्रा है जो शुरुआत में विलेस्का की चकाचौंध और उस खौफनाक सत्ता के बीच पूरी तरह से अदृश्य रहना चाहती थी। वो बस किसी की नजरों में नहीं आना चाहती थी। हाँ, सिर्फ अपना सिर नीचे रखकर अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती थी। लेकिन अंत में उसने न केवल वेलेस्का के सबसे शक्तिशाली समूह की आंखों में आंखें डालकर उनका सामना किया, बल्कि उनके दिलों को, उनके जीने के उस साथी नजरिए को भी हमेशा के लिए बदल दिया। और इसमें माया की असली ताकत कोई सत्ता या पैसा नहीं था। उसकी ताकत थी उसकी नैतिकता, उसका साहस और सबसे बढ़कर उसकी क्षमा करने की क्षमता। उसने साइंस की अपार दौलत के आगे घुटने नहीं टेके, बल्कि अपनी शर्तों पर उन्हें मजबूर किया कि वो उसे एक इंसान के तौर पर सम्मान दे और खुद भी इंसान बनना सीखें। ये एक बहुत ही शानदार निष्कर्ष है इस कहानी का। लेकिन इस पूरी चर्चा को समेटते हुए ये सोर्स मटेरियल एक बहुत ही गहरा और थोड़ा बेचैन करने वाला विचार पीछे छोड़ जाता है। कैसा विचार? हमने देखा कि कैसे ये समूह एक अटूट परिवार बन गया, लेकिन क्या सच में उनके पास कोई और विकल्प था? जब युवाओं के पास, ऐसे बच्चों के पास असीमित दौलत और बेतहाशा शक्ति होती है तो वो एक अलग ही तरह के एकांत, एक अलग ही तरह के ट्रॉमा का शिकार हो जाते हैं। ये पॉइंट बहुत वैलिड है ना? ये सोचने वाली बात है कि क्या ये डिसफंक्शनल फैमिली सच में एक दूसरे के प्यार की वजह से साथ है, या फिर वो अपने ही इलीट और खौफनाक सामाजिक वर्ग के बंधक बन चुके हैं? यानी उनकी दुनिया इतनी अलग है कि और कोई उन्हें समझ ही नहीं सकता। बिल्कुल। क्या उनका ये जुड़ाव सिर्फ इसलिए है क्योंकि कोई और बाहरी इंसान उनके उस साझा दर्द, उन अपहरणों और उस अंधेरी दुनिया को कभी समझ ही नहीं सकता? शायद जब आप इतनी अपार दौलत और शक्ति की दुनिया में बड़े होते हैं तो आपकी आत्मीयता भी उसी ट्रॉमा से तय होती है जो वो दौलत अपने साथ लाती है। वाओ, ये तो बहुत ही प्रोफाउंड बात है। तो क्या वो कभी जान पाएंगे कि इस सुरक्षित लेकिन खौफनाक बुलबुले के बाहर एक सामान्य, बिना शर्त वाले रिश्ते का अनुभव कैसा होता है? ये एक ऐसा सवाल है जो इस कहानी के खत्म होने के बाद भी बहुत देर तक हमारे जहन में गूंजता रहता है। इस पर थोड़ा विचार कीजिए। और शायद यही वो बात है जो वेलेस्का की दौलत को एक वरदान से ज्यादा एक खूबसूरत श्राप बना देती है। सही कहा। तो इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। आशा है आपको ये डीप डाइव पसंद आई होगी।